नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल 7 बजे शाम के बाद यानी 20 फरवरी को एक फैसला आया और फैसले से पूरे देश में हलचल मच गई। उस फैसले को सुनने के बाद कम से कम दिल्ली वासी तो सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन एक जो पूरा तबका है उसमें खलबली मच गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक के बाद एक फैसले ले रहे थे, जिसमें 400 से अधिक दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में जो अपॉइंट किए गए थे केजरीवाल के द्वारा, उन्हें हटाया गया और ये सफाई अभियान पिछले 1-1.5 वर्षों से चल रहा है। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े पत्रकार केजरीवाल जी के पेरोल पर थे, ये भी खुलासा हुआ था। और अलग अलग कॉलेजों में जो दिल्ली सरकार के अधीन जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी में अलग अलग संकायों में पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को और अपने चुनिंदा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने साइकोफेंट लोगों को उन्होंने एकोमोडेट किया था। किसने? अरविंद केजरीवाल जी ने। उस पर तो लाठी पहले से चल रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेकिन 20 फरवरी को जब दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली, रेखा गुप्ता, तो अपने शपथ के बाद उन्होंने अग्निपथ चुन लिया। अब उस अग्निपथ पे वो चलना शुरू कर चुकी हैं। उनको यकीन है कि वो अग्निपथ को पार करेंगी, मजबूती से पार करेंगी और बिना किसी जलन के पार करेगी। आग की तपस उस अग्निपथ पे, कम से कम अग्नि की तपस उन्हें मिलने वाली नहीं है, ऐसा उनका दावा है और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। शाम को आपने देखा होगा विभिन्न टेलीविजन चैनल्स पे यमुना मैया का उन्होंने जाकर के आरती भी किया और उसके बाद कैबिनेट का पहली मीटिंग जो हुई कैबिनेट की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपने इरादे। इरादे ये हैं कि केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा। केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल की कैबिनेट के बहुत सारे सूरमा जेल जाएंगे दोबारा। मनीष सिसोदिया पर तलवार लटक रही है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो एक बार फिर से एक्टिव हो गई जांच एजेंसी और उनको नोटिस वगैरह फिर से जाना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनावी भाषण में यह कहा था कि जिन्होंने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अब ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। मैं प्रधानमंत्री के, बहुत सारे दर्शक हमारे ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री कौन से दूध के ढुले हुए हैं। साहब, अब दूध से धुलना नहीं धुलना तो वो अलग बात है, लेकिन आप प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे आप अभी तक भ्रष्टाचार के उस तरह के आरोप लगे नहीं हैं और ये तीसरी दफा वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो जनता के समर्थन से मिले हैं, बने हैं। जनता ने उन्हें चुन करके तीसरी बार सत्ता में बिठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो खाया है, जो लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में नवनियुक्त मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि सीएजी की रिपोर्ट को हम टेबल करेंगे, सीएजी की रिपोर्ट को हम पब्लिक करेंगे और सीएजी की रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं की बात की गई है उस पर दिल्ली सरकार कार्रवाई करने के लिए आदेश देगी। पहले कैबिनेट में फैसला हो गया कि जिस दिन विधानसभा का पहला सत्र आएगा उसी दिन सीएजी की रिपोर्ट टेबल पे रखी जाएगी। और सीएजी की रिपोर्ट क्यों टेबल पर रखी जाएगी? इसलिए कि सीएजी की रिपोर्ट में हजारों करोड़ के अनियमितता के पूरे विवरण मौजूद हैं और कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल उन विवरणों को छुपाने का, भटकाने का, दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो छुप नहीं सकता, अब वो दब नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जाहिर है मुख्यमंत्री को ये आदेश ऊपर से मिले होंगे और उनके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, अगर वही सीधे सीधे चुनावी कैंपेन में इन सीएजी रिपोर्ट्स की चर्चा कर रहे हों तो जाहिर है
कि जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं वो पहली कैबिनेट में इस तरह का फैसला अगर ले ले तो आपको अचंभित नहीं होना चाहिए। लेकिन महोदय केजरीवाल जी को आशा थी कि रेखा गुप्ता अभी आएंगी, अभी समझेंगी, उनको समझने में वक्त लगेगा और उसके बाद कुछ होगा। लेकिन हुआ उल्टा। रेखा गुप्ता तो मैंडेट लेकर आई थी अपने आला कमान का, उनको सब मालूम है, उनकी ब्रीफिंग हो गई थी। देखिए साहब, 12-14 दिन लग गए नए मुख्यमंत्री को ओथ लेने में। इस दौरान सारी बातें अंदर खाने तय हो गई कि कौन मुख्यमंत्री की शपथ लेगा, कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, और उस दिन का पूरा प्लान तय हो गया था। ये नहीं कि 12:35 तक शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद एक एनडीए की बैठक होगी, उसमें फोटो सेशन में सारे नेता भाग लेंगे। एनडीए के जो नेता अलग अलग राज्यों से आए थे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या पवन कल्याण हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी मुख्यमंत्री हो, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, तमाम लोग पहुंचे हुए थे। तो एनडीए के इनके समर्थित और उधर से ललन बाबू तरफ से, तो एनडीए के समर्थित जितने दल हैं उन सबके प्रतिनिधि ओथ सेरेमनी में शामिल थे। लेकिन ओथ सेरेमनी खत्म हुई, सब अपने अपने घर गए। काम पर कौन लग गया? दिल्ली की सरकार लग गई काम पर। दिल्ली की सरकार को मैंडेट था कि 1 मिनट भी, सेकंड भी आप जाया नहीं करेंगे। और यही बात रेखा गुप्ता ने आकर के मीडिया को कहा कि हमारा एक एक मिनट बहुमूल्य है, हम 1 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करेंगे। और उसकी झलक उन्होंने और उनके कैबिनेट ने दे दी। 4-5 बजे संध्या के समय, 6 बजे के आसपास उन्होंने यमुना की आरती की। 7 बजे वो लोग चले गए मीटिंग करने के लिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई और 8 साढ़े 8 बजे तक फैसला आ गया कि साहब क्या क्या करने जा रहे हैं। जब ये फैसला चल रहा था, ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, तो उधर आतिशी मर्लिना एक बैठक कर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो कह रही थी 2500 रुपए देने की जो बात की है भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, पहले उस पर उनको साफ करना पड़ेगा। अब ये देखिए, जो लोग कल तक 2100 रुपए देने की बात कर रहे थे, अब 2500 रुपए देने पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो जरा उनसे पूछा जाए कि आप किस आधार पर 2100 रुपए दे रही थी? आप तो खुद कह रही थी कि हम तो 1000 रुपए दे रहे हैं और हम इसको बढ़ा देंगे, 2100 तक कर देंगे। तो आप किस आधार पर कह रही थी जब आपका खजाना खाली था? तो अब तो केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। और ध्यान रहे, दिल्ली एक ऐसा राज्य रहा जो कई वर्षों से सरप्लस बजट में था। कोई इनके ऊपर देनदारी नहीं थी दिल्ली सरकार पर। लेकिन दिल्ली सरकार को जो लूटा है केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में, उसकी कहानी कही जाएगी। सवाल उठ रहा है कि सीएजी रिपोर्ट में और महत्वपूर्ण खुलासे क्या हैं? सबसे जो बड़ा खुलासा है, अभी तक तो कहानियां बनाई जा रही थी शीश महल की, अब शीश महल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, शीश महल में कितने पैसे लगे, शीश महल में किस प्रकार से पैसे की बर्बादी की गई, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और मैंने पहले भी कई कई बार कहा है कि शीश महल केजरीवाल के ताबूत, एक प्रकार से केजरीवाल की सरकार के लिए कि ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। एकदम समझिए कि उनकी सरकार बिल्कुल जाने के लिए तैयार बैठी थी और शीश महल ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। करप्शन के, कट्टर बेईमानी की तो उनकी पहचान बहुत पहले बन गई थी। कट्टर ईमानदारी वाली छवि तो जाती रही थी पिछले 2-3 वर्षों से, जब से शराब का घोटाला हुआ। अब सीएजी रिपोर्ट्स में सिर्फ शीश महल की चर्चा नहीं होगी, सीएजी रिपोर्ट्स में चर्चा होगी शराब की नीतियों में जो कितनी अनियमितताएं हुई हैं, जो अभी तक खुलासा हो रहा है उसमें क्या क्या हुआ। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल का वर्क हुए हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो दिल्ली में जो पानी का हाहाकार मचा, पाइप बिछाने की जो बात हो रही थी उसको लेकर के, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी में क्या घोटाले हुए हैं उसको लेकर के, उसके बाद अलग अलग इलाकों में जो भी डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा एक और घोटाला है हेल्थ विभाग का। उसमें घोटाला हो रहा है
मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं की अनियमितता, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो वारे न्यारे किए गए हजारों करोड़ रुपए के, उसकी बात हो रही है। सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ जो भी आप कह लें, उसकी बात हो रही है। दिल्ली के स्कूलों को बनाने के लिए जो तंत्र इन्होंने फैलाया था कि दिल्ली के स्कूलों को उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बना दिया और प्राइवेट स्कूलों के बराबर ला करके खड़ा कर दिया, उसकी सच्चाई की भी उसमें पहचान होगी। तो सीएजी रिपोर्ट को टेबल करने का जो फैसला है रेखा गुप्ता का, तो रेखा ने पहले ही दिन एक बड़ी रेखा खींच दी है और वो रेखा ऐसी है जिसको केजरीवाल तो कम से कम लांघ नहीं पाएंगे। तो ये रेखा की रेखा ऐसी होगी जिसको केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अद्भुत बात है, मनीष सिसोदिया जाकर के पंजाब में बतला रहे हैं कि पंजाब का स्कूल कैसा काम करे, मतलब दिल्ली के स्कूल का मॉडल वो बताने जा रहे हैं। अब आ गई है सरकार नई, अब नई सरकार आपका खुलासा करने जा रही है कि दिल्ली में आपने शिक्षा के नाम पर क्या क्या घोटाले किए, दिल्ली में आपने कितने नए कॉलेज खोले, दिल्ली में आपने कितने स्कूलों को आपने बनाया, उसमें क्या क्या बारे न्यारे हुए, इस सबका आकलन होगा। इसके अलावा जो 400 आपने लोग अपॉइंट किए थे, वो लोग कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी एक स्पेशल स्पाई टीम खड़ा कर चुकी थी पूरे दिल्ली में और अलग अलग विभागों में इसकी संख्या लगभग 500 लोग के आसपास, 400 से 500 लोगों के आसपास थी। इसमें पत्रकार थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, प्रोफेसर थे, लॉयर्स थे और कुछ ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर थे, उनकी बात कही जा रही है। इन लोगों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल अपनी प्राइवेट मिलिशिया तैयार कर रहे थे। मिलिशिया कैसा साहब? मिलिशिया क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो के तर्ज पर अपनी मिलिशिया तैयार कर रहे थे और इसीलिए केजरीवाल बार बार पुलिस को अपने साथ रखना चाहती थी। पुलिस वाला स्टेट चाहती थी जिसमें पुलिस उनके नियंत्रण में हो और इसलिए बीच में एक हवा उड़ी थी, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बनना तो अभी भी चाहते हैं, बनना अभी भी चाहते हैं, लेकिन उधर से भगवंत सिंह मान का डंडा चल गया। उन्होंने कहा कि इधर का अगर रुख करोगे तो उल्टी पांव तुमको भगा देंगे। ये भरबेटम नहीं कहा, लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि अगर पंजाब की कुर्सी पर तुम्हारी नजर है तो बिल्कुल अपनी नजर को दूर कर लो। इसलिए नहीं हो सकती है पंजाब की कुर्सी पर नजर क्योंकि ये जो 21-22% जट सिख है वो बहुत एग्रेसिव है। बाकी जो दलितों की आबादी है या ओबीसी की आबादी है उसके बरक्स ये 21% बहुत ही एग्रेसिव कॉम है और इससे मुकाबला करना अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जो रुख कर रहे थे पंजाब का, वहां उनका हवा निकालने के लिए उनकी पूर्व सहयोगी पहुंच गई हैं, स्वाति मालीवाल। अब स्वाति मालीवाल खुल करके कह रही हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सत्ता हथियाने की कोशिश की है और क्या षड्यंत्र अभी भी अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं। दिक्कत यह है कि मनीष सिसोदिया बेरोजगार हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल बेरोजगार हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज जो उनके कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिया है और कह रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कहां तो वो मंत्री थे, अब यूट्यूब पे आ गए हैं। और बाकी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो संजोग से एमएलए बन गई हैं, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। वो अलग खुन्नस निकाल रही हैं अरविंद केजरीवाल से, वो अलग खुन्नस निकाल रही हैं। कहने के लिए तो सामने आ जाएंगी करने के लिए, लेकिन मन में जो उनकी पीड़ा थी कि उनका एक भी पोस्टर किसी दिल्ली के कैंपेन में अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं लगा, बीइंग ए वुमन चीफ मिनिस्टर, तो उनको तो कसक है ही। तो वो अलग, आम आदमी पार्टी में एक तरफ टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता की रेखा लंबी खींच दी गई है। रेखा के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसी बातें बता रहा हूं जिसके साथ मेरा अपना अनुभव है। आज से तकरीबन 18-19 वर्ष, आप मान लीजिए कि 2006, 2005, 6, 7 के आसपास की बात है। 18-19 वर्ष हो गए इस घटना को, जब रेखा एक्टिविस्ट थी भारतीय जनता पार्टी की और बीजेपी के दफ्तर में आया जाया करती थी। हमारी बहुत मुलाकात होती थी उन दिनों, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे लोग कहते हैं मेरे दोस्त हैं। तो वो एक कहावत है ना कि मैं रेखा को जानता हूं, रेखा भी मुझे जानती है।
तो ये रेफरेंस ये है कि रेखा एक ऐसे आम परिवार से आई हैं, जिसे हर कोई ये दावा करता है कि मैं जानता हूँ। और रेखा की भी ये खासियत है कि रेखा भी उसे जानती है, क्योंकि बिल्कुल आम परिवार से आई है वो। एकदम मिडल क्लास, जिसको आप कहते हैं कि मध्यम मिडल क्लास से जो है, ना तो लोअर ना ही अपर, बीच का जो मिडल क्लास है, एक्चुअल मिडल क्लास, उससे वो आई हैं। उनके पिता बैंक में सर्विस करते थे, उनके दादा के जिंद में बिजनेस था, और वहां से जिंद से वो दिल्ली आई, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई की। ये सब सारी जानकारी आपको मालूम है। जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि रेखा उस समय भी बहुत ही मृदुभाषी थी, शांत रहती थी, लेकिन जो भी उनको टास्क दिया जाता था, ऐसा कोई भी महिला मोर्चा का मैंने आंदोलन नहीं देखा। उन दिनों 2007-8 में सीलिंग की घटना हो रही थी दिल्ली में, जब दुकानों को सील किया जा रहा था, जो रेसिडेंशियल इलाके थे उसमें सील किया जा रहा था दुकानों को, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला था कि दिल्ली में रेसिडेंशियल इलाकों में दुकानों को चलाने की अनुमति नहीं दी थी, और उसके खिलाफ बड़े आंदोलन हो रहे थे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपोजिशन में थी, तो सारा ठीकरा शीला दीक्षित पर फोड़ा जा रहा था, जबकि शीला दीक्षित का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन शीला दीक्षित पर चूंकि अपोजिशन में बीजेपी थी, तो बीजेपी सारा सारा ठीकरा शीला दीक्षित के माथे पर फोड़ना चाहती थी। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को भी कवर करते थे, और शीला जी को भी कवर करते थे, कांग्रेस पार्टी को भी कवर करते थे। तो जब रेखा से मिलते थे या रेखा के और साथियों से मिलते थे, तो बहुत कम बातचीत करती थी, लेकिन एक्शन लेडी थी वो, हमेशा एक्शन में रहती थी। जो भी टास्क भारतीय जनता पार्टी देती थी, उसको बड़ी मजबूती से वो काम करती थी। और उस दौरान 3 मैं महिला मित्रों की यहां मैं जिक्र करूंगा, और उसमें एक कांग्रेस में थी। और संजोग देखिए ऐसा कि जब कांग्रेस की मेरी भी वो बहुत बहुत अच्छी दोस्त है, आज तक दोस्त है, रेखा तो है ही है, वो भी बहुत आज तक दोस्त है, अलका लांबा। वो बीच में भारतीय जनता पार्टी आई थी, पर पता नहीं क्यों बीजेपी छोड़ करके चली गई, आम आदमी पार्टी से वापस चली गई। और अलका लांबा और रेखा भारद्वाज दोनों साथ थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग अलग, एक बार तो जब ये प्रेसिडेंट बनी तो वो सेक्रेटरी थी, फिर बाद में वो प्रेसिडेंट बनी। तो ये दोनों स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। और उसी दौरान एक और एक मित्र थी, जो बाद में अभी पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन किसी बिजनेसमैन के साथ शादी करके वो सेटल हो गई हैं, फिल्मों में काम करती थी, वाणी त्रिपाठी। ये 3-4 चेहरे, 2-3 चेहरे ऐसे होते थे जो पॉलिटिकल गैलरी में काफी अपनी धमक रखते थे, और रेखा उनमें बहुत ही सबसे पीछे रहने वाली, सबसे शांत रहने वाली। पार्टी ऑफिस में भी प्रेसिडेंट के कमरे से, जो स्टेट प्रेसिडेंट का दफ्तर होता था, उसके बाहर घंटों बैठी रहती थी, अपने मित्रों से बात करते रहती थी, जो मीडिया वाले आते थे उनसे बात करती थी, और फिर वापस जो भी पार्टी टास्क दिया वो करके वापस चली जाती थी। जंतर मंतर पर धरना देना हो, या आईटीओ पर धरना देना हो, कांग्रेस पार्टी का घेराव करना हो, विधानसभा का घेराव करना हो, हर जगह रेखा गुप्ता नजर आती थी। रेखा गुप्ता कहां से कहां पहुंची है, काउंसिलर से लेकर के पार्टी के में विभिन्न पदों पर, संगठनात्मक पद जो होते हैं, उसको भी रेखा ने बड़ी मजबूती से निभाया। और अब ये बीजेपी को, आपको इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी कि एक साधारण कार्यकर्ता कैसे काउंसिलर से लेकर के संगठन में उच्च पदों पर जा सकती है, और वहां से मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर सकती है। पहली बार वो एमएलए बनी है। इसके पहले भी उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन वो हार गई। लेकिन पहली बार वो एमएलए बनी, और पहली बार में ही वो मुख्यमंत्री बन गई। उस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे स्टेट के प्रेसिडेंट, और डॉक्टर हर्षवर्धन की इन सब पर बहुत कृपा थी, और सारे लोग मिलकर के बहुत एक ज्वाइंट मूवमेंट होता था। उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट आए, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। और मैं समझता हूं कि अभी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा, उनके माथे तो समझिए कि सफलता की बहुत बड़ी पगड़ी हाथ लग गई है, और उनका मेहनत काम आ रहा है। वो एक ऐसे समय में स्टेट के प्रेसिडेंट है जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो उनका लाभ मिल रहा है। रेखा गुप्ता एक बहुत ही सड़क की लड़ने वाली एक लड़की रही है, और वो एक जुझारू कार्यकर्ता के साथ साथ, तो उनको आइडिया सब कुछ है, मालूम सब कुछ है कि काम कहाँ परेशानी में लोगों को वाबस्ता होना पड़ता है, और लोगों की असल परेशानी क्या है। तो ऐसा आप मान के चलिए कि रेखा गुप्ता ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी जिसका कि पार्टी के ऊपर कोई अहित हो, और दिल्ली की जनता के ऊपर कोई
नुकसानदेह प्रभाव पड़े। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कल से देख रहा हूं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मीडिया वालों को कह रहे हैं अब आप हमें उनसे पूछिए जाकर के। तो ये तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा रेखा गुप्ता को, सत्ता में आई हैं तो उनको विनम्र रह करके ही काम करना पड़ेगा और विनम्रता के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मीडिया से दुश्मनी मोल लेकर के तो ठीक नहीं होगा। वो वीडियो वायरल हो रहा है उनका, तो उस पर थोड़ा-सा नज़र रखना पड़ेगा रेखा गुप्ता को। लेकिन रेखा ने जो पहला निर्णय लिया है, उस निर्णय के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की खैर नहीं है और अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर कब पुलिस पहुंचेगी कहना मुश्किल है। आप इंतजार कीजिए कि कब अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर पुलिस पहुंचती है। इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे QYB.in जो हमारा अंग्रेजी का OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी लॉग इन करें। प्रकाश TV.in हिंदी में हमारा है। फेसबुक पेज और एक्स प्लेटफॉर्म और रंबल प्लेटफॉर्म, हमारे सारे QYB नेटवर्क के जितने प्लेटफॉर्म हैं, इंक्लूडिंग प्रकाश TV.in, उन्हें भी आप फॉलो करेंगे तो हमें समर्थन मिलेगा, हमें हौसला मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका हौसला और समर्थन हमें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।